हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर पे। मैं हूं मनोज कुमार और आइए आज हम आसान से भाषा में आसान शब्दों में जाने कि वैलेंसी, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल को इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन के आधार पर किस तरह से जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट, इन सब के बारे में हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम लोग वैलेंसी और मेटल, नॉन मेटल, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो आसानी से हम इस टॉपिक को बेहद आसानी से समझ पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वैलेंसी और मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल की पहचान किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कर पाएंगे। आपका जो ये पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को भी आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों से यहाँ पर दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे इस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा यदि कोई तत्व है तो वो है हमारा मेटल, सबसे अधिक मेटल है। मेटल के बाद बहुत कम है नॉन मेटल, बहुत ही कम है नॉन मेटल, और सबसे कम है सब मेटल, सबसे कम है सब मेटल उपधातु। तो इन मेटल को, नॉन मेटल को और सब मेटल को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस तरह से पहचानते हैं, आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करें बेहद सरल भाषा में। और एकदम हम लोग कोशिश करेंगे एक ही दो एग्जाम्पल के साथ ऐसे इसको आसानी से समझ पाएं। तो आइए चलिए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको देखते हैं। और सबसे पहले ये छोटा एक चीज थोड़ा ध्यान रखते हैं, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम पूरी उम्मीद करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी जान चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक बार फिर से देख भी लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ ये सेकेंड ऑर्बिट और ये है थर्ड ऑर्बिट। तो निश्चित रूप से हमारे पास 3 कक्ष है, तो अंतिम कक्ष हमारा 3 हो जाएगा। उसमें उपस्थित जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में जो उपस्थित हमारा इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। इसी तरह से हम दूसरे का प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोडियम के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की चर्चा करते हैं। मैग्नीशियम को देखते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर हम लोग यहाँ एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यहां हम लेते हैं सिलिकॉन 14, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। यहां हम फास्फोरस लेते हैं तो फास्फोरस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यदि यहां हम सल्फर 16 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। क्लोरीन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, है ना। और यदि आर्गन लेते हैं तो आर्गन का हो जाएगा 18 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। तो तीसरे कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन अर्थात इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। यहाँ पर s और p, हमारा लास्ट ऑर्बिटल p है, तो s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। यहां पर देखेंगे s और p दोनों को जोड़कर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। यहां देखेंगे तो 3 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। यहां पर 4 और 2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। यहां पर देखेंगे 5 2 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ 7। और ये है 4 2 6 2 8 यानी 6 2 8 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का हो गया 1, मैग्नीशियम का हो गया 2, एल्युमिनियम का हो गया 3, सिलिकॉन का हो गया 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 और आर्गन का 8 हो जाता है। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम आगे के सारे प्रक्रियाओं को आसानी से समझ लेंगे। डेट मीन्स वैलेंसी को भी जान पाएंगे और मेटल नॉन मेटल सारे चीजों को जान पाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं जरा सा। यहां हमें यह ध्यान रखना है, इस छोटे से ट्रिक को ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी का 1 हो, 2 हो या 3 हो, ध्यान से इसको देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वैलेंसी जो उसकी होगी, यदि 1 हो तो वैलेंसी उसकी 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि हम लोग अभी अभी देख रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है, इसमें हमने क्या देखा कि ये अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाले में 8 और यहाँ पे 2 है। तो 8 अगर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 1916 ईस्वी में जो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने, ये जो लेविस हैं, इस लेविस नाम के साइंटिस्ट ने नियम दिया था, 2 नियम दिया था। एक था डुप्लेट रूल, है ना, और दूसरा था ऑक्टेट रूल। ये जो डुप्लेट रूल है, इसमें बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की परिपूर्ति चाहिए और ये अमूमन हाइड्रोजन पे प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसके लिए हीलियम अक्रिय तत्व को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखा जाता है, डुप्लेट रूल का अनुपालन हाइड्रोजन करता है। कभी कभी लिथियम और बेरिलियम की भी चर्चा होती है। लेकिन हमारा जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल मीन्स बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल अर्थात बाह्यतम कक्ष में कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना हमारा एलिमेंट है, सभी के सभी तत्व, जितने हमारे तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने तत्व हैं, सभी के सभी तत्व चाहते हैं कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और यही 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। वो कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो कभी किसी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, है ना। इसी के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। और इसके पीछे भी कारण कि ये 8 ही क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये जो हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और ये रेडॉन है ना। तो ये हमारा जो 6 अक्रिय तत्व है, इस 6 तत्वों में सिर्फ हीलियम के परमाणु संख्या 2 है और इसके बाह्यतम कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बाद बाकी जो हमारा नियोन जिसकी परमाणु संख्या 10 है, आर्गन जिसकी परमाणु संख्या 18 है, क्रिप्टन जिसकी परमाणु संख्या 36 है, जेनॉन जिसकी परमाणु संख्या 54 है और रेडॉन जिसकी परमाणु संख्या 86 है, इन सबके बाह्यतम कक्ष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये सभी के सभी क्या हैं? इनर्ट एलिमेंट हैं, अर्थात अक्रिय तत्व। ये सभी के सभी क्या हैं? अक्रिय तत्व। ये सभी के सभी अक्रिय तत्व हैं। अब इन्हें उत्कृष्ट तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ये नोबल एलिमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये अक्रिय तत्व अर्थात ये रिएक्शन में ज्यादा भाग नहीं लेते हैं, ये अक्रिय हैं। कुछ तत्व भाग लेकर कुछ विशेष प्रकार के यौगिक का, खास करके ये जो हमारा जेनॉन है, ये कुछ कुछ यौगिक का निर्माण करना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब इसे उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा अक्रिय तत्व है, इस अक्रिय तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की परिपूर्ति के कारण ये अक्रियता स्पष्ट कर रहा है। इसीलिए जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन परिपूर्त करना चाहते हैं,
ताकि वो अष्टक पूर्ण करके अक्रियता की ओर चले जाएं, उसकी जैसा बन जाएं। इसी कारण से हम आप देख पाते हैं कि यहाँ पे इसी कारण से हम आप देख पाते हैं कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है वो अपने बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वैलेंसी एक कर लेता है। यदि दो है तो वह भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वैलेंसी दो शो कर लेगा, और तीन है तो वह तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वैलेंसी तीन कर लेता है। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है, इस मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये अपने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो त्याग करने पर उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये अपने बाह्यतम कक्ष के इस 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो या तीन हो तो उसकी वैलेंसी एक होगी, दो होगी या तीन होगी। ठीक उसी तरह से यदि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, 6 हो जाए या 7 हो जाए तो देखिए वैलेंसी उसकी क्या होगी। यदि 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगी, इसीलिए 5 वाले का क्या हो जाएगा वैलेंसी 3। यदि 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो अपना 8 पूरा कर लेगा, और यदि 7 है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी का 1, 2 या 3 है तो वैलेंसी उसकी 1, 2 या 3 होगी। उसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 5, 6 या 7 है तो वैलेंसी उसकी 3, 2 और 1 हो सकती है। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का 4 है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, है ना। अब आइए हम लोग जो ये देख रहे थे, जरा सा इसको हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो अभी अभी चर्चा कर रहे थे, यहाँ देखिए सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है? 4 है ना। तो ये शेयर नेचर करेगा, साझा करेगा एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए 3, 2, 5 है तो ये 5 त्याग करने से अच्छा है कि ये 3 किसी से ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो 6 है तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 7 है तो ये क्या करे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऐसी स्थिति में इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और यहाँ तो देख रहे हैं आप आर्गन है, आर्गन अष्टक पहले से कंप्लीट किया हुआ है क्योंकि यह एक इनर्ट गैस। तो हम कह सकते हैं इस आधार पे कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2 या 3 है तो वैलेंसी उसकी क्रमशः 1, 2 या 3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 5, 6 या 7 है तो क्रमशः उसकी वैलेंसी 3, 2 या 1 होगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 4 है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 4 होगी। अर्थात हम इस आधार पर जो वैलेंसी को जानना चाह रहे हैं वो वैलेंसी के बारे में हम लोग कह सकते हैं, वैलेंसी या संयोजकता क्या कहलाता है? हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर अष्टक पूर्ण करने हेतु, अष्टक पूर्ण करने हेतु त्यागे गए, ग्रहण किए गए अथवा साझा के इलेक्ट्रॉन को, साझा के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। साझा के
इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अष्टक पूर्ण करने हेतु, यहाँ पे है अष्टक पूर्ण करने हेतु त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यानी त्याग जो कर दिए, लॉस कर लिए या ग्रहण किए गए, अथवा साझा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यही कारण है कि संयोजकता जो होगी, वैलेंसी जो होगी किसी भी तत्व की, वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। 4 से अधिक किसी भी तत्व की संयोजकता नहीं होती। जनरली हम कह सकते हैं कि यह जो संयोजकता होगी वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। और खास करके जिसकी संयोजकता 4 होती है उस केस में हम देखते हैं कि वो सब मेटल के केस में चला जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एनालिसिस है, इस छोटे से ट्रिक के आधार पर हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का वैलेंसी क्या होगा, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम लोग दूसरी की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये क्रम से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा रहा है। 5 है तो 3 लेके 8 पूरा कर रहे हैं, 6 है तो 2 लेके 8 पूरा कर रहे हैं, और 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे शेयर नेचर हो रहा है, साझे की स्थिति हो रही है, यानी शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो त्याग हो रहा है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अर्थात क्रमिक रूप में वो क्या कर रहा है, एक यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप कर रहा है। अगर 2 है तो वो क्या कर रहा है, 2 प्लस चार्ज, और यहाँ पे 3 है तो वो क्या कर रहा है, 3 प्लस चार्ज, है ना। स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो देता है वही धनी होता है, धन चिन्ह उस पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो क्रमशः प्लस 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस आ रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये किसी से ऋण ले रहा है, माइनस में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे -3, है ना। 6 है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इस पे -2, और 1 7 है तो इसके कारण इस पे हो जाएगा -1 की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखें कि ये माइनस में चला जाता है और ये प्लस में चला जाता है। तो इसके आधार पर आप आयन को भी समझ सकते हैं कि आयन जो होते हैं वो प्लस माइनस के रूप में, ये जो आयन की चर्चा हम लोग करते हैं, ये जो आयन होते हैं, इस आयन को हम लोग यूं देख सकते हैं कि यह 2 भागों में बटा हुआ, एक हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन, एक हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन, है ना। एक हो गया ऋण आयन, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब चलिए कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले वाला जरा सा देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा सोडियम, ये हमारा सोडियम है, ये मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों धातु है, यानी कि ये मेटल है। तीनों के तीनों क्या है, मेटल है ना। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी के सभी हमारे नन मेटल, ये हो गए नन मेटल। तो ये हमारे नन मेटल हैं और ये हमारे सब मेटल। पीरियोडिक टेबल पे जब हम लोग देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये क्या है, सब मेटल।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा सब मेटल है ना। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि ये हमारा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये हमारा मेटल है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आप सभी जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और खास करके पीरियोडिक टेबल के आधार पर, नहीं पीरियोडिक टेबल के आधार पर हम लोग जानते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में हम सभी जान रहे हैं कि ये जो हमारा सोडियम है, ये हमारा सोडियम है और ये हमारा रहा मैग्नीशियम है और यहाँ हमारा एल्युमिनियम है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? धातु हैं, मेटल हैं। ये जो हमारा सिलिकॉन है ये हमारा उपधातु की श्रेणी में आ जाता है। फास्फोरस है, सल्फर है और ये क्लोरीन है। ये तीनों के तीनों अधातु हैं, है ना। ये तीनों के तीनों क्या हैं? अधातु हैं। तो इस आधार पर हम लोग अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा बटा हुआ है यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मेटल है और इसकी खासियत क्या है कि बाइटम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक क्रमशः 1, 2, 3 का त्याग कर रहे हैं। और यहाँ पर नन मेटल की क्या खासियत है कि इनके बाइटम कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जो क्रमिक रूप से 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ सल्फर सिलिकॉन में क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन की स्थिति क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दैट मींस ये शेयर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसके बाइटम कक्ष में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस, 2 त्याग कर 2 प्लस, 3 त्याग कर 3 प्लस, वो सभी हो जाएंगे, वो सभी के सभी हो जाएंगे मेटल। वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मेटल, है ना। और जिनके बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 है अर्थात जो 5 वाले 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और 7 वाले 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं, वो माइनस में चले जा रहे हैं, इसीलिए हो जाएंगे नन मेटल। ये हो जाएंगे नन मेटल, है ना। और जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अर्थात जो साझा करने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, ये हो जाएंगे सब मेटल। ये क्या हो जाएंगे? सब मेटल। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर आसानी से उसके वैलेंसी को भी समझ सकते हैं और उसके मेटल, नन मेटल, सब मेटल को भी आसानी से पहचान कर सकते हैं। नहीं तो ये ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 है तो वैलेंसी उसकी 1, 2, 3 होगी और वह कैसा तत्व होगा? धातु होगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी 5 या 6 या 7 है तो क्रमशः उसकी वैलेंसी 3, 2, 1 होगी। ऐसी स्थिति में वह नन मेटल है। वह क्या है? नन मेटल है ना। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी 4 है तो वैलेंसी उसकी 4 होगी अर्थात उसमें शेयर नेचर आ जाएगा और वह कहलाएगा सब मेटल। वह क्या कहलाएगा? सब मेटल। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अपवाद के स्थिति में एक अपवाद ध्यान रखना है कि कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती। 4 संयोजकता होने के बावजूद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के बावजूद यह एक नन मेटल है। यह सब मेटल की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि इसके अदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इसके गुण हैं, वो सारे के सारे अधात्विक रूप में हैं, वो सारे के सारे नन मेटल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसीलिए ये नन मेटल है, ये कंप्लीट रूप से अधातु है, इसलिए कार्बन को अधातु रखा श्रेणी में रखा गया है। बाद बाकी जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा वो क्या होगा? अधातु होगा। वो क्या हो जाएगा? सॉरी, उपधातु होगा। वो क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा।
तो आज से ये ध्यान रखना है कि कार्बन जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सॉरी कोई भी तत्व जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3, तो वो हो जाएंगे वैलेंसी 1 2 3 और वो मेटल की श्रेणी में। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का है 5 6 या 7 तो क्रमशः उसकी वैलेंसी 3 2 1 होगी और वह हो जाएंगे नॉन मेटल की श्रेणी में। यदि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी उसकी हो जाएगी 4, अर्थात वह सब मेटल की श्रेणी में। एक अपवाद है कार्बन कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के बावजूद, वैलेंसी 4 होने के बावजूद यह एक अधातु है। यह क्या है? एक अधातु है ना। और ये जो इसका शेयर्ड नेचर है, यही शेयर्ड नेचर कार्बन को इतना ज्यादा ऊपर उठा लेता है जिसके कारण हम कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार के रूपों में बना पाते हैं और एक अलग शाखा हमें मिल जाती है जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में आप आसानी से वैलेंसी को और मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड अर्थात सब मेटल को आप जान पाए, समझ पाए। इसी तरह के आसान वीडियो के लिए, इसी तरह के आसान टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहेंगे। हम इससे आगे फिर नए वीडियो के रूप में आप सबों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।